नमस्ते और इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत कविता वेटिंग अ फील्ड एट डस्क को समझने वाले हैं। इस सेशन में हम इस कविता का एक डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे ताकि आप इसके गहरे मतलब को, इसके डीप मीनिंग को आसानी से समझ पाएं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे, फिर कविता के पहले स्टैंजा से सीन को समझेंगे, उसके बाद नेचर और उसके जीव जंतुओं पर बात करेंगे, फिर एक अनरीड बुक और मेमोरी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में पोएम के मेन थीम्स को समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है कवि के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन कवि हैं और आपके सिलेबस के लिए उनके काम को समझना जरूरी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ और 1963 में उनकी डेथ हुई। उन्हें उनकी कविताओं में रूरल लाइफ यानी गांव के जीवन के बिल्कुल रियल डिपिक्शन के लिए जाना जाता है। उनका न्यू इंग्लैंड के इलाके से एक बहुत गहरा कनेक्शन था और यही कनेक्शन आपको इस कविता की सेटिंग में साफ साफ दिखेगा। चलिए अब कविता के पहले स्टैंजा पर आते हैं। यहां आपको ध्यान देना है कि फ्रॉस्ट कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल खास माहौल, एक स्पेसिफिक मूड क्रिएट करते हैं। तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि जब वो स्पेक्ट्रल लाइक यानी एक भूत की तरह अकेले उस खेत में एंटर करते हैं जहां घास के ढेर लगे हैं, तो सपने देखने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। यहां अलोन यानी अकेला होना और ये कहना कि मजदूरों की आवाजें मर चुकी हैं, ये सब मिलकर एक गहरी शांति और अकेलेपन का एहसास पैदा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि वो आफ्टर ग्लो मतलब सूरज डूबने के बाद की रोशनी और उगते हुए पूरे चांद के एंथिफनी के बीच एक घास के ढेर पर बैठ जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। लेकिन ये एंथिफनी क्या है? देखिए, एंटिफनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। इसका मतलब होता है एक तरह का म्यूजिकल सवाल जवाब। इस कविता में ये डूबते सूरज की रोशनी और उगते चांद की रोशनी के बीच एक डायलॉग की तरह है। ये दिन से रात में बदलने का एक खूबसूरत मेटाफर है, जैसे दो अलग अलग रोशनियां आपस में बात कर रही हों। इस शांत माहौल में अब कवि का ध्यान आसपास के जीव जंतुओं पर जाता है। वो शाम के टाइम दिखने वाले नज़ारों और सुनाई देने वाली आवाज़ों के बारे में बात करते हैं। या देखिए फ्रॉस्ट कितनी विविध इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। वो नाइट हॉक्स का जिक्र करते हैं जो पीपलिंग हेवन यानी आसमान को आबाद कर रहे हैं। फिर चमगादड़ के म्यूट एंटिक्स यानी शांत करतब और पुर ब्लाइंड हेस्ट यानी अंधी तेजी का जिक्र करते हैं। इसके अलावा आखिरी स्वॉलो बर्ड की उड़ान और एक रैस्प यानी खुरदुरी आवाज़ जो अंधेरे से आ रही है। इन लाइन से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कवि सिर्फ इन चीज़ों को देख नहीं रहा है, बल्कि उन पर ड्रीम कर रहा है, मतलब उनके बारे में गहराई से सोच रहा है। वो डूबते सूरज और उगते चांद की रोशनियों पर और उन नाइट हॉक्स पर विचार कर रहा है जो अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए पूरे आसमान में ऐसे छा गए हैं मानो उन्होंने ही आसमान को आबाद कर दिया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि कवि सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है, वो एक गहरी मेडिटेटिव स्टेट में है, एक सपने जैसी हालत में। वो जो कुछ भी देख और सुन रहा है उस पर मन ही मन चिंतन कर रहा है। और अब कविता में एक बड़ा बदलाव आता है। यहां से कवि का ध्यान बाहरी दुनिया यानी नेचर से हटकर अपने अंदर की दुनिया पर चला जाता है, उसके विचार और उसकी यादों पर। यहां कवि एक पुरानी किताब का जिक्र करता है जो वो अपने साथ लाया है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पकड़ने के लिए लाया है। ये किताब नेचर के बीच ह्यूमन कल्चर और पास्ट से जुड़े रहने का एक सिंबल है। इस किताब का असली मतलब ये है कि ये ह्यूमन मेमोरीज और इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, जो इस वाइल्ड नेचर के बीच भी कवि के साथ हैं। ये किताब एक ब्रिज की तरह काम करती है जो हमें कविता के आखिरी और सबसे इमोशनल हिस्से तक ले जाती है। और इन आखिरी लाइंस में कविता का असली पर्पस सामने आता है। कवि कहता है कि उसका सारा ध्यान उस एक इंसान की यादों पर है जो वहां नहीं है, और ये कविता की लाइंस उसी के लिए लिखी गई हैं जब वो इन्हें पढ़ेगी। इससे पता चलता है कि ये पूरा अनुभव उस खास व्यक्ति को याद करने के लिए ही था। अब जब हमने कविता को लाइन बाय लाइन समझ लिया है, तो चलिए इसके कोर थीम्स यानी मुख्य विषयों को समराइज करते हैं जो आपको इस कविता से जरूर याद रखने चाहिए। तो ये है इस कविता के 4 मेन थीम्स हैं। पहला है सॉलिट्यूड यानी अकेलापन। इसी अकेलेपन में कवि इतना गहरा सोच पाता है। दूसरा है नेचर। यहाँ नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि यादों और एहसासों को महसूस करने का एक जरिया है। तीसरा है मेमोरी। ये पूरा अनुभव एक खास इंसान की याद के जरिए देखा जा रहा है। और चौथा है लॉन्गिंग। ये कविता किसी को मिस करने की, उससे मिलने की एक गहरी इच्छा को एक्सप्रेस करती है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब हम नेचर में अकेले होते हैं
तो क्या इससे हमारी यादों को सोचने का तरीका बदल जाता है? इस पर जरूर सोचिए। उम्मीद है आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस खूबसूरत कविता का एनालिसिस पसंद आया होगा। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।